नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निहारिका क्लासेस पर। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था और हम प्रकाश पढ़ रहे थे। प्रकाश के बारे में हमने प्रकाश के बेसिक गुण कौन कौन से होते हैं, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, फिर हमने जो है दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण के दो प्रकार पढ़े थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो और प्रकार पढ़े थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा होती है, इनमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, और फिर हमने इसके बारे में अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए थे। फिर हमने दर्पण सूत्र पढ़ लिया था, 1/v + 1/u = 1/f। आवर्धन पढ़ लिया था, कार्टेशियन परिपाटी पढ़ लिए थे। और गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं जो होती है, जैसे वक्रता के अंदर मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। फोकस दूरी, मुख्य फोकस, इनके बारे में पढ़ लिया था। और हमने किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच में संबंध भी पढ़ लिया था कि r = 2f होता है। और मैंने लास्ट में बताया था कि हमने 2-3 न्यूमेरिकल किए थे। उनमें मैंने बताया था कि जब भी हम दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे तो हम कार्टेशियन परिपाटी को ध्यान में रखकर फिर भी करेंगे। मतलब कार्टेशियन परिपाटी का मतलब सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक, ध्रुव से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक और ध्रुव से नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, फिर हमने लास्ट में रेखीय आवर्धन m = s' या बराबर -v/u, यहां तक हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, आज हम आगे चलते हैं और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या होता है इसकी परिभाषा समझ लेते हैं बेसिक से। इसकी परिभाषा यह है कि अब तक हमने पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर अगर किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को कहते हैं परावर्तन। लेकिन अगर प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो प्रकाश की किरण का अपने मूल पथ से विचलित होने की घटना को होते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश के परावर्तन में एक ही माध्यम होता है, दोनों माध्यमों को पृथककारी सतह से प्रकाश का किरण परावर्तित होकर वापस चली जाती है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। और जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, 2-3 बातें बता देता हूं, आपको ध्यान में रखनी है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे मान लो हवा से जल में प्रवेश करे या जल से कांच में प्रवेश करे, इस प्रकार जैसे जल से केरोसिन में प्रवेश करे, तो ये क्या अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम है। और जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हमेशा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है, यानी या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। लेकिन याद रखना, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, उसकी आवृत्ति वही रहती है जो पहले थी। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो गई, क्या हो गई कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो प्रकाश की किरण का अपने मूल मार्ग से विचलित होने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, मैं परिभाषा लिख देता हूं एक बार। क्या परिभाषा होगी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तो प्रकाश का दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथकारी सतह से अपने मूल मार्ग में
अपने मूल मार्ग में विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथकारी सतह से अपने मूल मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन की दो स्थितियां, कितनी स्थितियां हैं? दो स्थितियां। दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला नंबर लिख देते हैं स्थिति एक। स्थिति एक क्या कहती है? स्थिति एक कहती है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो प्रकाश का वेग सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना में कम होने के कारण वे किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। दो माध्यम होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। एक होता है सरल माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा में या प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति में काम आएंगे ये टर्म, तो मैं इनके बारे में बता देता हूं कि इनका मतलब क्या होता है। सघन माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनमें उस माध्यम के कण पास में होते हैं, और विरल माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें उस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने जल ले लिया और हवा ले ली। अब मुझे पता है कि जल में जल के कण पास में है और हवा में हवा के कण है वो दूर दूर है। तो ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं, जिसमें सुगमता से प्रकाश आगे जा सके, उसे हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। और ऐसा माध्यम जिसमें कण पास में आते हैं, जिनमें प्रकाश को चलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, दो चीजें और याद रखना। पहली ये कि सघन और विरल ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। जैसे मैं अगर हवा और जल ले लेता हूं तो आप क्या बताओगे कि हवा विरल माध्यम है और जल क्या सघन माध्यम है। अब यही अगर मैं जल और कांच के बारे में पूछूं तो बताओ क्या होगा? ये सघन होगा या ये सघन होगा? थोड़ी देर पहले तो ये था कि जल सघन माध्यम था, लेकिन अगर मैं कांच और जल की तुलना में करूं तो कांच सघन होगा और जल विरल होगा। ठीक है, सघन और विरल ये दोनों हमेशा एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। एक विरल होगा तो दूसरा सघन होगा और दूसरा सघन होगा तो पहला विरल होगा। ठीक है, जिनमें माध्यम के कण पास में होते हैं उन्हें कहते हैं सघन माध्यम। जिनमें प्रकाश के चलने में कोई बाधा उत्पन्न होती है दूसरे की तुलना में, उसे हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, सब परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब स्थिति एक क्या कहती है? स्थिति एक कहती है कि जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, जैसे मैं उदाहरण द्वारा समझाऊं तो क्या होगी ये? जैसे मान लो ये कोई पर्तकारी सतह है, एक पर्तकारी सतह है, इतनी सीधी तो नहीं बन रही है पर इमेजिन कर लो कि सीधी है। ठीक है, अब एकदम सीधी बनी है और यहां पर मान लेते हैं हवा है और यहां पर मान लेते हैं जल है। ठीक है, चूंकि ये जल है तो कण पास में होंगे, डॉट दर्शा देता हूं। ठीक है, ये जल है, ये हवा क्या है? विरल माध्यम है। हवा विरल माध्यम है और जल क्या है? जल सघन माध्यम है। हवा विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है। अब मान लो कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही है प्रकाश की किरण। एक किरण लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगी। ये प्रकाश की किरण आ रही है इसे। ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करती है तो ये जो सतह हैं ये इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथकारी सतह पर है। और जब ये जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा जाता है अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। तो जब
होना ये चाहिए था कि जब प्रकाश की किरण हवा से जल में जाए तो ये प्रकाश की किरण सीधी निकलनी चाहिए, ऐसे सीधी निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब प्रकाश की किरण हवा से जल में जाए या प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है, और जब प्रकाश का वेग कम हो जाता है तो ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी, निकलनी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन इस अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हो गई अपवर्तन की एक स्थिति जिसमें प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, और जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, ये स्थिति ये हो गई है। इस चित्र को बना लेना, मैं यहां पर इसका वर्णन लिख देता हूं एक बार। क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, सरल माध्यम में प्रवेश करे तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। ठीक है, जब प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम हो जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये होगी स्थिति एक कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए। अब दूसरी स्थिति लेंगे, इसका उल्टा, कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो क्या होगा, उसे समझते हैं। इसे उतार लो, मैं दूसरी स्थिति बताता हूं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो क्या होगा। होना अपवर्तन है, लेकिन जो अपवर्तित किरण है वो किस तरफ झुकेगी, हमें यह देखना। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण सीधी ना निकल के इस तरह मुड़ रही है ना, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और ये आपतित किरण है। ठीक है, तो स्थिति दो क्या होगी, स्थिति दो होगी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करे। जैसे मान लो ये एक पर्वताकारी सतह है, और अब यार ये नीचे मान लेते हैं जल है, ये जल है और ये हवा है, ये जल है, ये हवा है। और अब की बार उल्टा लेते हैं, जिसे मान लो प्रकाश की किरण आ रही है और प्रकाश की किरण जल से हवा में जा रही है, यहां से इसे हवा में जा रही है। ये तीर का निशान ये बता रहा है कि प्रकाश की किरण की दिशा इस तरफ। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण जल से हवा में जाएगी तो ये हो गया आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ये हो गया अभिलंब। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण जल से हवा में जाए तो जानी तो चाहिए एकदम सीधी ऐसे, लेकिन प्रकाश की किरण ऐसी नहीं जाती है। जब भी प्रकाश की किरण जल से हवा में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, और जब प्रकाश का वेग बढ़ता है तो प्रकाश की किरण इस अभिलंब से दूर हटती है, इस अभिलंब से दूर हटती है, यानी प्रकाश की किरण ऐसी जाएगी। ठीक है, जब विरल से सघन में जाए अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाए अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये कौन सी है, ये हमारी है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये क्या होगा, सघन माध्यम, और ये हो गया विरल माध्यम। ठीक है, ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। लिख देता हूं एक बार, हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम में प्रवेश करे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अपवर्तित किरण तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। जब भी प्रकाश का वेग बढ़ेगा अविलंब से दूर हटेगा, और जब भी प्रकाश का वेग कम होगा अविलंब के निकट आएगा। तो अगर विरल से सघन में जा रही है तो ये स्थिति, सघन से विरल में जा रही है तो ये स्थिति। उम्मीद करता हूँ दोनों स्थिति समझ में आ गई। प्रकाश का अपवर्तन क्या ये समझ में आ गई, और प्रकाश का अपवर्तन की दो स्थिति समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार हमने परावर्तन की परिभाषा पढ़ी थी और फिर परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, आपको याद होंगे, पता होता कि क्या पढ़े थे। पहला ये पढ़ा था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक वैसे ही इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन में ही दो नियम है, जिसमें पहला नियम तो समान है लेकिन दूसरा नियम अलग है। दूसरा नियम अलग कौन सा है अभी देखते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं। आगे हेडिंग डालो आप, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या हेडिंग डालनी है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कितने नियम हैं? दो नियम हैं। मैं चित्र द्वारा समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो, फिर वही उदाहरण, ये हवा है, ये जल है, और यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश की किरण है आपतन बिंदु, ये हो गया अविलंब, और ये जानी चाहिए सीधी लेकिन ये मुड़ जाती है ऐसे टेढ़ी। इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। ये क्या हो गई? ये हो गई आपतित किरण, जो आ रही है, जो स्पष्ट पड़ रही है। ये हो गया अविलंब। ठीक है, तो पहला नियम क्या होगा? पहला नियम है जो परावर्तन में था वही नियम, पहला नियम यहां पर है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में थे। एक तल कौन सा होता है? तो दो एक्सिस से मिलकर बना होता है, या तो एक्स वाई से हो, या वाई जेड हो, या जेड एक्स हो। अगर दो एक्सिस से मिलकर एक तल का निर्माण होता है तो ये जो, जैसे ये पूरा बोर्ड है ना, ये एक तल है। अब प्रकाश की किरण ऐसी एक तल में रहेगी, ऐसे नहीं है कि प्रकाश की किरण यहां से आकर ऐसे बाहर निकल जाएगी, नहीं, इसी एक तल में ही रहेगी। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है अपवर्तन का? दूसरा नियम यह होता है कि आपतन कोण की ज्या। अब आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण इस अभिलंब के साथ में जितने डिग्री का कोण बना रही है, ये कोण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में जितने डिग्री का कोण है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और अपवर्तन कोण क्या आता है कि अपवर्तित किरण इस अभिलंब के साथ में जितने डिग्री का कोण बना रही है, ये कहलाता अपवर्तन कोण, और इसे दर्शाते हैं आर से। इसे दर्शाते हैं आर से। तो ये हो गया आपतित किरण जितना कोण अभिलंब से बना रही है आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में जितने डिग्री का कोण बना रही है ये हो गया अपवर्तन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत होता है, हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। और इससे ही ये जो दूसरा नियम है इसे हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। दो नियम है, समझ में आ गए होंगे। मैं लिख देता हूं एक बार। पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण
आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या बताए थे, मैंने बताओ देखे क्या आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या जिसे हम लोग कहते हैं साइन आई, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, साइन आई आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, साइन आर, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, हमेशा नियत रहता है और इसे ही हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं एग्जाम में कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम यही होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या इन दोनों का अनुपात नियत रहता, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यानी ये हो गया साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, और नियतांक को दर्शाते हैं म्यू से, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यू। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तन के दो नियम। उम्मीद करता हूं आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गए होंगे और याद भी होंगे। ठीक है, तो हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ दिया, अपवर्तन के दो नियम पढ़ दिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम दूसरा पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के नियम हो गए, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या इससे पहले प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रमुख घटनाएं पढ़ लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रमुख घटनाएं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुनो देखिए, पहले क्या है, पहली घटना है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। जैसे रात में अगर तारे टिमटिमा रहे हैं, झिमझिमा रहे हैं, इसके तो किस वजह से टिमटिमा रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा, या यूं भाषा में कहूं तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। ठीक है, पहली घटना क्या हो गई, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, कैसे, मैं समझा देता हूं एक बार। हमें पता है कि तारों की पृथ्वी से दूरी बहुत ज्यादा, और जब तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है और पृथ्वी से पहुंचने के बाद में जब हमारे पास पहुंचता है तो वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के सबसे ऊपर वायुमंडल, सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, एक्सटर्नल जो परत होती है, इन सभी से होकर गुजरता है और फिर हमारे वायुमंडल से गुजरता है और फिर हमारे पास पहुंचता है। तो प्रकाश का किरण पहली बात तो बहुत अधिक दूरी से आ रहा है, और फिर आने के बाद में प्रकाश के विभिन्न, हमारे जो वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, फिर हमारे पास में आता है। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्रकाश का जो माध्यम है वो बार बार परिवर्तित हो रहा है, प्रकाश का माध्यम बार बार परिवर्तित हो रहा है। और जब भी प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता है, प्रकाश का अपवर्तन होगा। जब भी प्रकाश का माध्यम चेंज होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, और इसी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसी वजह से तारा हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी तारों का जो प्रकाश हमारे पास पहुंच रहा है उसका वायुमंडल की परतों द्वारा अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन होने की वजह से तारे हमें आभासी स्थिति पर नजर आ रहे हैं। कभी आभासी स्थिति पर नजर आते हैं, कभी वास्तविक स्थिति पर आ जाते हैं। ऐसे प्रकाश की किरणों का बार बार अपवर्तन दोबारा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा इसे समझने से पहले और लेते हैं, जैसे
जल में डूबी पेंसिल, जैसे जल में डूबी पेंसिल का तिरछा नजर आना, ऐसा लगता है जैसे पेंसिल टूट गई है, तिरछा नजर आना। तो ये भी किसकी वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो मैंने ये गिलास ले, थोड़ा बहुत नीचे बना देता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने गिलास ले, ठीक है, और इस गिलास में मैंने यहाँ तक पानी डाल दिया, यहाँ तक पानी डाल दिया, और अगर मैं इसमें एक पेंसिल रख दूँ ऐसे, तो प्रकाश की पेंसिल मुझे ऐसे मुड़ी हुई नज़र आती है, सीधी नज़र ना आके इस नीचे वाला भाग पर ऐसी नज़र आती है, ठीक है। जबकि एक्चुअली स्थिति में है यहाँ पर, लेकिन नज़र ऐसे आ रही है। ऐसी क्यों आ रही है? क्योंकि ऐसा हो रहा है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। कैसे हो रहा है अपवर्तन की वजह से? मैं समझाता हूँ। ये जल है, ये हवा। जैसे मान लो एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर और यहाँ से देख रहा है, ये होगा कोई नेत्र, मानव नेत्र, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकाश आएगा, ये प्रकाश जल से हवा में आ रहा है, जल से हवा में आ रहा है, यानी प्रकाश का माध्यम परिवर्तित हो रहा है। और जब प्रकाश का माध्यम परिवर्तित हो रहा है मतलब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन होने की वजह से ये जो प्रकाश की किरण हमारे पास आ रही है, ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो ऐसी चली जाती है। और जब इसको अपनी मूल स्थिति पर वापस मिलाया जाता है तो इसी वजह से ये पेंसिल हमें यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये जो पेंसिल है ये हमें आभासी स्थिति पर नजर आ रही है। वास्तविक स्थिति में तो यहीं पर है, वास्तविक स्थिति में तो यहीं पर है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये पेंसिल हमें यहाँ नजर आ रही है, यानी प्रकाश जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर होता है तारों को टिमटिमाने की वजह से कि प्रकाश हमें कभी वास्तविक स्थिति में नजर आता है, कभी आभासी स्थिति में नजर आ रहा है। और चूंकि प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दो उदाहरण हो गए, तीसरा समझने देंगे। तीसरा और उदाहरण समझे तो जैसे इसी को ले लें, जैसे जल में कोई सिक्का रख दे, एक का दो का, घर जाकर ट्राई कर लेना भले। जल में अगर एक या दो का सिक्का रख दे तो ये सिक्का उठा हुआ नजर आता है। अब बताओ उठा हुआ नजर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से प्रकाश आएगा और यहाँ से प्रकाश सीधा तो जाएगा नहीं, इस अभिलंब से दूर हटेगा, और जब अभिलंब से दूर हटता है तो इसके पीछे की ओर मुड़ेंगे तो ये सिक्का हमें यहाँ नजर आता है, ये सिक्का हमें यहाँ नजर आता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही जल में रखा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है। 3 घटनाएं होगी। तीसरी क्या बताई मैंने? तीसरी बताई जल में डूबे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, 3 स्थिति होगी। चौथी क्या होगी? चौथी बताऊं तो क्या? चौथी मैं बताऊं आपको, जैसे सूर्य उदय होने से 2 मिनट पूर्व तथा सूर्यास्त होने के 2 मिनट पश्चात तक सूर्य का नजर आना या दिखाई देना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से पहले ही, सूर्य एक्चुअली में उदय नहीं हो रहा, उससे 2 मिनट पहले ही नजर आता है, और सूर्यास्त हो गया फिर भी उसके 2 मिनट तक सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। यह भी किस वजह से होता है? यह भी होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं बताओ तो? क्या अंदर रहते हैं? यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, सभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, ये जो बाहर वाली कोर है ना इसकी तरफ रहते हैं। ठीक है, अंदर तो पृथ्वी के अलग समान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी से जैसे मान लो ये एक सीधी रेखा है जहाँ से सूर्योदय नजर आएगा। अब इससे 2 मिनट पहले सूर्य यहाँ पर है, सूरज भगवान यहाँ पर है। ठीक है, और इसके 2 मिनट बाद में सूर्य भगवान यहाँ होंगे।
ठीक है। तो 2 मिनट पहले ही सूर्य नजर क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो हमें पता है कि पृथ्वी पर जैसे ही प्रवेश करता है पृथ्वी का वायुमंडल आ जाता है, और जब पृथ्वी का वायुमंडल आ जाता है तो प्रकाश की किरणों को होता है अपवर्तन, प्रकाश की किरणों को होता है अपवर्तन। और जब प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होगा तो ये किरणें झुक जाएगी अभिलंब की ओर। किसकी ओर? अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश की अभिलंब की ओर झुक जाती है तो इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर मुड़ाने पर ये सूर्य हमें यहाँ नजर आता है, ये सूर्य हमें यहाँ नजर आता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर है, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आएगी लेकिन ये वायुमंडल के द्वारा अपवर्तित हो जाएगी, और अपवर्तित होने की वजह से ये सूर्य हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से कोई भी वस्तु अपनी मूल स्थिति में नजर ना आकर उसकी आभासी स्थिति में नजर आती है। 4 उदाहरण हो गए। कौन कौन से हो गए? तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी पेंसिल का तिरछा नजर आना, जल में डूबे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्य उदय होने से 2 मिनट पूर्व तथा सूर्यास्त होने के 2 मिनट पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। 4 प्रमुख उदाहरण हो गए अपवर्तन संबंधित प्रमुख घटनाएं। आगे हम चलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आगे हेडिंग डालो, देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये उदाहरण याद रखना, इन उदाहरण द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? तो याद रखना ये सभी प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अगले हेडिंग डालो, देखे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? स्थिति द्वारा समझते हैं। ये एक्चुअल में बेसिक सी परिभाषा नहीं है, ये एक सिलसिला है समझने का। क्या सिलसिला है? मैं 3 स्थिति द्वारा समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक स्थिति यहाँ पर ऐसे ले ली, 4 स्थितियाँ ले लेता हूँ, दूसरी स्थिति ऐसे ले ली, तीसरी स्थिति ये ले ली, और चौथी स्थिति ये ले ली। ठीक है, इन 4 स्थितियों में ऊपर सभी में हवा है, नीचे जल है। ऊपर हवा है, नीचे जल है। ऊपर हवा है, नीचे जल है। ऊपर हवा है और नीचे जल है। ठीक है, जल से प्रकाश की किरण हवा में जाएगी। जैसे मान लो ये कोई बिंदु है और यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये तीर का निशान ये बता रहा है कि प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है। मैं डॉट डॉट कर देता हूँ जल को, ये जल हो गया हमारा, और इसके ऊपर क्या हो गई? हवा हो गई। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण जल से हवा में जाएगी, यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये हो गया विरल माध्यम, इन 4 में ऊपर, और ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। और जब प्रकाश की किरण जल से हवा में जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। और जब प्रकाश का वेग बढ़ जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी ये प्रकाश की किरण और इस प्रकाश की किरण पर ये हो गया अभिलंब। प्रकाश की किरण जानी चाहिए तो एकदम सीधी ऐसे, चूंकि प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो ये किरण इस अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी प्रकाश की किरण इस दिशा में चली जाएगी। ये बेसिक से कंसेप्ट है। हमने 2 स्थिति में एक पढ़ा था कि प्रकाश के अपवर्तन की, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा और इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, क्योंकि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बना रही है, ये हो गया आपतन कोण I द्वारा। अगर मैं इस आपतन कोण के मान को और बढ़ाऊं, अगर मैं इस आपतन कोण के मान को और बढ़ाऊं तो अपवर्तित किरण और विचलित होगी, अपवर्तित किरण और विचलित होगी। तो अगर मैंने इस किरण को थोड़ा और बढ़ाया तो अपवर्तित किरण यहाँ पर आ जाएगी, अगर थोड़ा और ज्यादा बढ़ाया तो प्रकाश की किरण इन दोनों माध्यमों के समांतर हो जाएगी। जैसे मैं अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दूं, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, ये अभिलंब, तो प्रकाश की किरण ऐसी चली जाएगी। ठीक है, और अगर मैंने इसको थोड़ा और बढ़ाया,
थोड़ा इस आपतन कोण के मान को और बढ़ाया तो क्या होगी, ये जो अपवर्तित किरण है ये इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथकारी सतह के समांतर हो जाएगी, बढ़नी है। यहां पर ऐसे थी, ऐसे जा रही है, अब इसको और बढ़ाया, और ज्यादा अपवर्तित हो गया, और ज्यादा बढ़ाया, और ज्यादा अपवर्तित हो गया, और इतना ज्यादा बढ़ा था कि इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ये जो अपवर्तित किरण है ये इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथकार सतह के समांतर हो जाए, तो इस कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी प्रकाश की किरण इस एंगल पर आ रही है, एक ऐसे एंगल पर आ रही है जिस पर यह प्रकाश की किरण इन दोनों माध्यमों को पृथक्करण करने वाली पृथक्कर सतह के समांतर हो जाए, यानी ऐसे जाकर और बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाए, तो यह कहलाता है क्रांतिक कोण। यह कहलाता है क्रांतिक कोण, IC, क्रिटिकल एंगल। और अगर मैंने अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाया, अगर मैंने अब इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाया, तो जो अपवर्तित किरण होगी, जो प्रकाश की किरण होगी, वो इस हवा में विरल माध्यम में जाने की तुलना में जल में ही वापस आ जाएगी, जल में ही वापस आ जाएगी। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर मैंने इसको थोड़ा भी और बढ़ाया तो प्रकाश की किरण इसी माध्यम वापस लौट जाएगी। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण है और इसका मान जो आपतन कोण है वो उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो ये प्रकाश की किरण इसी माध्यम में जल में ही वापस लौट जाएगी। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ आ गया? दो चीजें हैं, दो कंडीशन है, जरूरी है। पहली ये कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितनी आवश्यक शर्तें हैं? दो आवश्यक शर्तें। पहली शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। लिख दूं एक बार, लिखो देखे, लिखो सर। जब प्रकाश की किरण, संक्षेप में लिख देते हैं एक बार, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए, अब यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए, ये जो पूरी घटना है इसी को हम संक्षेप रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, और अब यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए तो अपवर्तित किरण और ज्यादा विचलित होगी, अपवर्तित होगी। ऐसा कोण यहां पर हम लिख देते हैं, ऐसा कोण, या मैं लिखूं कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथकारी सतह के समांतर हो जाए तो उसे
तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, IC कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक परिभाषा समझ, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करे तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और अब यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए तो अपवर्तित किरण और ज्यादा विचलित होगी। अब आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथक्कर सतह के समानांतर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। और अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा भी बढ़ा दिया जाए तो ये किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये उतार लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। आगे लिखो तो जब प्रकाश अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा, अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाता है, क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम यानी जल में, सघन माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो देखिए, नोट बनाकर आगे लिखो, हेडिंग डाल दो देखिए कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। एग्जाम में कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो दो शर्तें लिख लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी घटनाएं हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लिख लेते हैं हेडिंग डाल के कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, कौन कौन सी दो शर्तें बताई थी बताओ देखिए। पहले क्या बताई थी? पहले यह बताई थी कि हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, और दूसरी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। लिखो देखें, पहले क्या बताई थी कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या बताई थी बताओ देखिए। दूसरी बताई थी कि जब प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब क्रांतिक कोण क्या होता है ये मैंने बता दिया था कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथक्कार सतह के समानांतर हो जाए। ठीक है,
दो निर्देशात्मक शर्तें होगी, प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करनी चाहिए, और दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। आगे हेडिंग डालो, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रमुख घटनाएं, या उदाहरण के दो, दोनों एक ही बात। ठीक है, कौन कौन सी उदाहरण है, तो एक बताओ, देखिए पहला है हीरे का चमकना। कोई पूछे कि हीरे का चमकना प्रकाश की कौन परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। कैसे होता है, हीरे में बेसिकली पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे होता है कि जब प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश करती है, तो हीरे में प्रवेश करने के बाद में जैसे ही प्रकाश की किरण दूसरी सतह से टकराती है, दूसरी सतह से टकराती है, तो हीरे का हमें बताया कि सघन माध्यम में, बाहर विरल माध्यम है, और हीरे का जो आपतन कोण होता है वो क्रांति कोण से ज्यादा होता है, 24 डिग्री लगभग बराबर होता है। तो प्रकाश की किरण का उस आपतन कोण से टकराती है जिस पर क्रांति कोण का मान ज्यादा होता है। यानी प्रकाश की किरण एक बार अगर हीरे में प्रवेश कर दी जाए तो वापस उस हीरे की सतह से आपस में टकराती हुई घूमती रहती है, जिसकी वजह से हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लो मैं एक ऐसा हीरा ले रहा हूँ, रैंडमली ले रहा हूँ, और जब प्रकाश की किरण ऐसे प्रवेश कर गई, प्रवेश करने के बाद में हमें पता है कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और इस पर प्रकाश की किरण उस आपतन कोण पर आपतित होती है कि ये प्रकाश बाहर निकलने के बजाय अंदर ही इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, TIR हो जाता है, और यहाँ से टकराने के बाद फिर अपवर्तित, फिर अपवर्तित, फिर अपवर्तित। इसी वजह से हीरा हमें चमकता हुआ नजर आता है। क्यों आता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक है, पहली घटना होगी। दूसरी होती है राजस्थान की कहूं या मैं सीधी भाषा में कहूं तो मरग मरीचिका, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिराज। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मिराज। ये क्या होती है, जो भी रेगिस्तानी इलाके होते हैं, कभी जाने का मौका पड़े तो देखना कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें सड़क से थोड़ी दूरी पर हमें पानी नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर पानी जाने पर पता चलता है कि वहां पर पानी है नहीं। तो वे क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो हड़क या सतह के संपर्क वाली जो हवा होती है वो गर्मी की वजह से उसका जो माध्यम होता है वो विरल माध्यम की तरह व्यवहार करता है, जबकि इसके ऊपर वाला जो भी माध्यम होता है वो सघन माध्यम में प्रवेश करता है। तो जब प्रकाश की किरण इस सघन से विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और जब इस प्रकार की घटना होती है तो वहां पर हमें आभासी रूप में जल नजर आता है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं राजस्थान की मृग मरीचिका या मिराज। ठीक है, दो घटना हो गई। तीसरी क्या होगी, तीसरी होगी कांच के किसी टूटे हुए हिस्से का चमकना, ठीक है, यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है। और चौथा क्या होगा बताओ, देखिए चौथा क्या होगा, ये तीन होगी, और चौथी होगी हमारी जल में रखी प्रज्ञनली का चमकना। ठीक है, तो ये सभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। और आज की क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन के नियम पढ़ लिए और अपवर्तन के उदाहरण पढ़ लिए। फिर हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण पढ़ लिए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लेंस से शुरू करेंगे और गोलीय लेंसों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज आपकी क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।